तहत मासस कभी अपना संगठन विस्तार या हम आगे हैं, हम सर्वोपरि है, हमको एक ऐसा पार्टी जो कि नेपोटिज्म को पाल के रखा है, क्या ये भी बात सही है क्या? विनोद गुट को मिलाने का काम मासस ने किया। बाद के जो परिस्थिति बनी उसमें भी मासस ही भाजपा को परास्त करने का काम करेगी। अच्छा, पर चुनाव में वो कट्टर मार्क्सवादी के होते हैं, लेकिन युवाएं में से कहीं कट जा रहे हैं। आखिर युवाएं क्यों कट रहे हैं? वो कट्टरता क्यों नहीं दिखता है? नेतृत्वकारी के रूप में विनोद बाबू के रूप में झारखंड को दिया। ये सिमरी विधानसभा की गौरव की बात है कि होकर हम लोग आंदोलित हुए थे, वो एकजुटता में कमी आई है, वो आंदोलन में कमी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप हम हक अधिकार से दूर जा रहे हैं। रोजी चांदी का चम्मच लेकर पैदा हो रहा है और सीट में खड़ा हो रहा है, तो बात तो होगी, बात तो बनेगी। झारखंड जोहार झारखंड, आप देख रहे हैं बीएड न्यूज वाला, और आज हम लोग आए एलोड्राम। ये एलोड्राम एक ऐसा मैदान रहा है जहां काफ़ी चुनावी मुद्दों पे बात होती है। हर मुद्दों में बात होने के बाद भी कितना अमल होती है और क्या नहीं होती है, आप लोग तो जानते होंगे। तो इसी बीच एमसीसी के सचिव जी हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इन्हीं से जानेंगे कि आज क्यों यहाँ पे आए हुए हैं और किस तरह के क्रियाकलाप रहा है और आगे क्या करने वाले हैं। चुनावी मुद्दे पे बात होगी, तो आप बने रहिए हमारे बीएड न्यूज चैनल में। जोहार दा। जोहार। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो पार्टी है एमसीसी, तो ये एमसीसी पार्टी काफ़ी पुरानी पार्टियों में से एक है, जो झारखंड अलग होने के बाद एक भी बार सत्ता पे नहीं आया। फिर भी लोगों का विश्वास है और रुझान भी है और कहीं कहीं रोष भी है, और रोष अब 2024 में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों में देखने के लिए हर एक जगह मिल जाती है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका कारण क्या है? देखिए, अभी तक का जो ही रहा मासस का यहाँ नेतृत्व करने का, सिर्फ विधानसभा एक क्षेत्र का नेतृत्व नहीं, बल्कि झारखंड आंदोलन को दिशा देने का काम सिंदरी विधानसभा ने किया। सिंदरी विधानसभा में जब झारखंड की राजनीति में संकट का एक ऐसा आया, जब आंदोलन ख़त्म होने का ही में था, लोग आंदोलित होना नहीं चाह रहे थे, और आंदोलनकारी जो साथी थे, जो दल या संगठन थे, उनको तत्कालीन जो शासक वर्ग थे वो लोग उसको तोड़ के कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय की परिस्थिति को भांपते हुए सिंदरी विधानसभा में त्याग के माध्यम से पूरे झारखंड को एक नए नेतृत्वकारी के रूप में, विनोद बाबू के रूप में झारखंड को दिया। ये सिंदरी विधानसभा की गौरव की बात है कि सिंदरी विधानसभा के त्याग के बदौलत ही आज हमारे बीच उसको झारखंड आंदोलन का भीष्मिता कहें, झारखंड का पुरोधा कहें, विनोद बाबू हमारे बीच उस सम्मान का ही में है। यदि सिंदरी विधानसभा में हो सके कि उस समय त्याग नहीं होता, तो विनोद बाबू का ये कद, ये व्यक्तित्व झारखंड में, पूरे झारखंड में शायद नहीं आ पाता। ये उस दौर का एक ये था। उसके बाद का यदि देखें तो दूसरा एक ऐसा भी दौर आया जब जेएमएम के सांसद रिश्वत कांड में होने के बाद प्राय सांसद हार गए थे। आंदोलन एकदम ख़त्म ही में चल गया था, कहीं वैसा आंदोलन खड़ा नहीं हो पा रहा था। उस परिस्थिति में भी जब देखा गया कि नहीं, उस आंदोलन को रखना जरूरी है, लोगों को आंदोलित, संगठन को आंदोलित रखना जरूरी है, वैसे परिस्थिति में भी सिंदरी विधानसभा ने जितना झारखंड के ताकत थे, झारखंडी शक्तियाँ थी, उन शक्तियों को एकजुट करने के लिए झारखंड रिश्वत कांड में जो फंसे थे, शिबू सोरेन, ये लोग सारे चुनाव हार गए थे। शिबू सोरेन चूँकि झारखंड आंदोलन के एक महत्वपूर्ण कड़ी में थे, अगवा साथी में थे, तो उनको भी मदद करके जेएमएम के साथ विधायक, चाहे और ऐसे झारखंडी शक्ति के जो विधायक थे, उन सबों को गोलमेज करके राज्यसभा भेजने का काम मासस के साथियों ने आनंद बाबू के प्रयास से हुआ था, ताकि झारखंड आंदोलन को पुनः फिर से गति मिल सके। वो जो बिखराव था, वो बिखराव फिर एकजुट हो, बाद में जाके वो एकजुटता देखने को मिला। जेएमएम के सारे धड़े एक जगह आए। शुरुआत में निर्मल गुट, विनोद गुट को मिलाने का काम मासस ने किया। बाद के जो परिस्थिति बनी उसमें भी सोरेन गुट, मार्डी गुट को निचले स्तर पर सबों को एकजुट करने का काम मासस ने किया। तो ये एक प्रयास रहा है कि झारखंडी ताकत पूरे झारखंड में कमज़ोर ना हो, वो बिखरे नहीं। ये प्रयास
सिंदरी विधानसभा की तरफ से हुआ है, एक दिशा देने का काम मासस की तरफ से हुआ है, ये उपलब्धि के रूप में है। और हर वो लड़ाई शोषण दमन के खिलाफ जो संघर्ष है, उस संघर्ष के बदौलत लोगों का एक विश्वास मासस के प्रति है, लाल झंडे के प्रति है, और उस विश्वास को आज तक मासस कायम रखे हुए है सिंदरी विधानसभा में। और इसी उम्मीद के चलते लोग आज भी मासस के साथ जुड़े हुए हैं। उम्मीद है, लोगों का विश्वास है कि मासस यदि फिर से आती है तो झारखंड में जो हो रहा है एक लूट तंत्र कायम है और पूरे झारखंड को लूटखंड बनाने का जो इरादा है, उसका जवाब यहीं से हो सकता है मिले। इस उम्मीद से मासस के साथ जुड़े हैं और लोगों का विश्वास भी है कि आने वाला समय कहीं ना कहीं फिर से ऐसा समय आएगा, फिर से हम लोग नेतृत्व में आएंगे और झारखंड को एक नया दिशा देने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात कहें आपने, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ये पार्टी जब इतना पुरानी है तो रोज़ क्यों? आखिर जनता आप तो हर एक बार यहाँ से विधानसभा क्षेत्र से लड़े, लेकिन एक बार भी सत्ता क्यों नहीं है? क्या कमी रहा? आखिर कहाँ छूट जाता है कि आपका सत्ता नहीं आ पाया है? मैंने मासस का जो दृष्टिकोण या दिशा या उपलब्धि के बारे में जो बातें रखी, उन बातों में ही ये आपके सवाल का जवाब है। मासस एक व्यापक सोच के साथ है। मासस कभी अपना संगठन विस्तार या हम आगे हैं, हम सर्वोपरि है, हमको आना जरूरी है, इसको प्राथमिकता नहीं देके इसको सेकेंडरी में रखती है। पहला प्राथमिकता है कि झारखंडी ताकत बंटे नहीं, झारखंडी ताकत यदि एकजुट रहेंगे तभी यहाँ के लोगों को हक अधिकार मिल पाएगा। जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव में भी वही होता है, झारखंडी शक्ति जो है वो बिखरती है तो मासस उसमें पराजय होता है। लेकिन पराजय के बाद भी हम लोग कभी दोषारोपण नहीं करते हैं कि इनके चलते हम लोग हार गए, इनके चलते हार गए। उन सारे ताकतों को फिर मिला करके आंदोलन खड़ा करने का कोशिश होता है, झारखंडी ताकत को एकजुट करने का प्रयास चलता रहता है और ये चलते आ रहा है। और हम लोगों को कहीं से ऐसा नहीं दिख रहा है कि लोगों के अंदर हम लोग के प्रति कोई रोष है। तो आखिर कहाँ ये कमी रहती कि आपका सत्ता अभी तक नहीं बन पाया? क्योंकि 23 साल हो गए, 23 साल में लगभग मान के चलिए कि 3 से 4 बार आपने लड़ा और लड़ने के बाद भी अभी तक सत्ता नहीं आई। और हमेशा एक चीज़ मैं देखता हूँ कि इनका भीड़ भी काफ़ी रहता है, जब आपका काफिला निकलता है तो काफिला में भी भीड़ रहता है। तो क्या ऐसा कमियाँ रहती है कि छूट जा रहा है बीच में? हम लोग को हराने के लिए कोयलांचल के बड़े बड़े कहें पूंजीपति कहें चाहे और लोग, वो लोग मिल के कहीं कभी डमी कैंडिडेट खड़ा करते हैं, कभी झारखंडी जो शक्ति है और उनका जो संगठन है, उन संगठनों को आपस में चुनाव के समय नहीं मिले, ये प्रयास होता है। उसी प्रयास में जो वोट का बंटवारा होता है, जिसके चलते हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए हैं। कोशिश होगा कि आने वाला समय कि झारखंडी ताकत जो शक्ति है, जो संगठन है, वो लोग झारखंड को नवनिर्माण में एक मंच पर आए ताकि पूरे झारखंड का कायाकल्प हो सके, यहाँ से जो लूट वाले तंत्र है उसको यहाँ से भगाया जा सके। बड़ा अच्छा बात कहें कि लूट वाले क्षेत्र सिंदरी एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ जब भी बात होती है तो यहाँ 2 बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, एक एसएससी है और अभी हाल में एक हल जो कि उसका न्यू रखा गया। पहले वो एफसीआई था, पार्लियामेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बट अभी हल आया। हल के आने के बाद भी अभी यहाँ के युवाओं को क्या 75% नौकरियाँ मिल पा रही? लोग तो कहते हैं वो आया बिक गया, ये आया बिक गया, अजीब अजीब तरह के धाराएं बातें ग्राउंड स्तर पर जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो सुनने के लिए आता है। आखिर क्या है सच्चाई? जहाँ तक 75% का ये है, इस सरकार ने एक नया नियम लाया है जो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और आने वाला समय सिर्फ सिंदरी का 2 ही नहीं बल्कि और छोटे बड़े जितने प्रतिष्ठान है सब में ये हो। उस आज का सम्मेलन में भी आज हम लोग ये तय करना चाह रहे हैं कि सरकार का जो प्रावधान है, जो इसको लागू नहीं करता है, लागू नहीं करने के बाद जो जुर्माना की राशि है प्रतिष्ठान पर, वो जुर्माना राशि बहुत ही कम है। उस जुर्माना को कम से कम 10 करोड़ करे तो जुर्माना के भय से हो सके स्थानीय लोगों को 75% लोग यहाँ रखे। तो हम लोग ये प्रस्ताव को आज लेने वाले हैं। और जहाँ तक स्थानीय लोगों का बात है, एसीसी में बहुत सारे साथी अभी रिटायर कर चुके हैं। पहले जब हम लोग हुआ करते थे उस समय 75 नहीं, कम से कम 80 से 90% लोग स्थानीय। जब रोकना चाहूँगा, 80 से 90% हुआ करता था और बीच में क्या ऐसा परिस्थिति आ गया कि यहाँ अभी 40 और 50% में भी नहीं, लगता है कि रेयर में ही ग्रामीण मिलता है। क्या ऐसा परिस्थिति आ गया कि इतना कम हो गया?
ये तो यहाँ के लोगों को सोचने समझने की ज़रूरत है कि पहले जो हक अधिकार हम लोग लिए थे, जो पाए थे, वो 2000 के बाद हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। ये तो सोचने समझने की ज़रूरत है कि हम में कहाँ कमी आया, हम अपने कमज़ोर कहाँ हुए, किस कारण से हुए। यदि उस पर हम लोग देखें तो पहले जो करते थे, कोई दादा काम करता था, उसके बदले बाप काम किया, फिर बाप के जगह कहीं कहीं पोता भी काम किया या कर रहा है लेकिन सब जगह ऐसा स्थिति नहीं है। तो उस समय जो एक लोगों को रोजगार मिला था, हक अधिकार मिला था, वो अधिकार आज के समय जो हमसे छूट रहा है या हमसे छीना जा रहा है, तो उस हक अधिकार के प्रति यदि हम लोग सोचें तो देखेंगे जो हक अधिकार लिए थे हम यहाँ आंदोलन के माध्यम से लिए थे, एकजुटता होकर हम लोग आंदोलित हुए थे। वो एकजुटता में कमी आई है, वो आंदोलन में कमी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप हम हक अधिकार से दूर जा रहे हैं, रोजी रोजगार से दूर जा रहे हैं। अभी भी यदि हम लोग मिल के एकजुट होकर लड़ें तो यहाँ हमको लगता है कि 75 नहीं 100% हम लोग हक अधिकार रोजी रोजगार लेंगे। बड़ा अच्छा बात कहा कि अगर एकजुटता रही तो 100% भी बढ़ सकता है इसका रेटिंग। लेकिन इसी में से एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि सर्वप्रथम ये कि यहाँ जो शिक्षा का स्तर है जो बीबीएम के कारण ही स्तर बढ़ चुका है, जो कहीं ना कहीं आप लोगों का एक प्लस पॉइंट है, लेकिन फिर भी अभी तक वो पूर्णतः गवर्नमेंट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये सरकार का पॉलिसी में अब पहले जो था कॉलेज को या शिक्षण संस्थान को अधिग्रहण करने का, वो अब पॉलिसी में नहीं है। उसको एक मान्यता देके, पर स्वीकृति देके, उस पर ज़रूरत हो तो फिर उसमें एड देके मदद करके चलाने का काम सरकार का पॉलिसी में है। तो उसी पॉलिसी में चल रहा है, इसलिए सरकारीकरण का ये नहीं हो पाया है। और एक चीज़ जैसे कि ये पार्टियां जब भी मैं देखता हूं अपने गांव में या अगल बगल गांव में, तो इसमें एक सीनियर सिटीजन होते हैं तो वो कट्टर मार्क्सवादी के होते हैं, लेकिन युवाएं में से कहीं कट जा रहे हैं। आखिर युवाएं क्यों कट रहे हैं? वो कट्टरता क्यों नहीं दिखता है जो पहले थी? अभी के युवा जो 2000 में जन्म लिए आज के मतदाता हैं, 2000 में यहाँ हम लोग चुनाव हार चुके हैं। यहाँ के काम करने के शैली कैसे होता है, विधायक प्रतिनिधि वीडियो को थप्पड़ मारता था, वो ज़रूरत होता था तो थाना में ही होता था, जहाँ भी ज़रूरत होता था कहीं लोग पीछे नहीं हटते थे। वो दौर जिन लोगों ने देखा या जिन लोगों ने किया ये, वो उसमें एक स्पष्ट रूप से उनके अंदर एक विचार है कि हमको जो माने अपने समाज को आगे बढ़ाने का जो ही है, आगे बढ़ाने का जो रास्ता है, वो निश्चित रूप से संघर्ष और एकजुट होकर ही हम कर सकते हैं। और जिसको हम लोग किया है, उस किए हुए काम जो मिला है, रास्ता जो दिखा है, उस रास्ता पर ही चलेंगे तभी होगा। इसलिए उन लोगों के अंदर कट्टरता है। अभी के जो युवा है, वो युवा उस दौर को नहीं देख पाए हैं, और उन लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं हम लोग का भी कमी है कि अपना जो पार्टी का विचार है, उस विचार को पूर्ण रूप से उसके अंदर नहीं ले जा पाए हैं, जिसके अंदर चलते ये कमी देखा गया। साधारण सा यदि देखें हम लोग, जो युवाओं का सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जातीय आवासीय चाहिए। हम लोग को याद है कि हम लोग जातीय आवासीय विधायक से बनवाते थे। हमारे पास अभी भी है, जो विनोद बाबू हमको जातीय और आवासीय लिख के दिए हैं, उसी सर्टिफिकेट पर सारा काम होता था। तो ये तो उनका एक आंदोलन का ही था कि उस समय जो लोग आंदोलन थे, जो जनप्रतिनिधि थे, उन जनप्रतिनिधियों का इतना ही था कि वो पेड पर लिख देते थे, वो ये हो गया। सरकार ने इसको डिजिटलाइज अभी किया है, लेकिन डिजिटल करने का ही में भी जो प्रक्रिया किया गया, उसमें विधायक से लिखवाने का जो एक सहज प्रक्रिया था, उससे भी सहज होना चाहिए, लेकिन उसको कितना ही कर दिया गया। तो ये यदि हम लोग एक एक चीज़ देखें, तो एक एक चीज़ देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हम सरकारी जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली में घिसते जा रहे हैं। जो आसान उपाय था, वो आसान उपाय ख़त्म हो गया है। तो यदि हमको आसान और सरल ही चाहिए, हमको महीनों भर प्रखंड में नहीं दौड़ना है, पढ़ाई का समय भी चाहिए, तो हमको उस रूप से लाना होगा व्यवस्था। जो पहले व्यवस्था था उससे और ज़्यादा सरल और व्यवस्थित हो, इस व्यवस्था के लिए नहीं सोच रहे, और न युवा ही इसके बारे में सोच रहे या समझ रहे, या कुछ युवाओं का हो सकता है ये जानकारी भी नहीं था उस समय क्या था। हम लोग जब पढ़ते थे तो बिहार राज्य था,
बिहार राज्य में झारखंड आंदोलन, छोटा नागपुर संथाल परगना के आंदोलन के बदौलत ही ये स्थानीय नीति तय हुआ था। और स्थानीय नीति तय के अनुसार ये हुआ था कि यहाँ मूल निवासियों को तृतीय तो चतुर्थ वर्ग में नौकरी मिलेगा। जिला स्तर पर यह होता था, जिसका अच्छा, मैं रोकना चाहूँगा कि जिला स्तर पे होता है। तो इसी बीच और एक मैं पूछना चाहूँगा, बीच में रोकाने के लिए माफ़ी की, आप लोग जो एमसीसी के लिए जो अभी लोकसभा और विधानसभा दोनों में क्या चुनाव लड़ेंगे क्या? चुनाव हम लोग हर में लड़ते हैं, तो ये लोकसभा में तो आपने नहीं लड़ा था, इससे पहले सिर्फ विधानसभा को ही आप लोग देखते थे, और इस बार सुनने के लिए आ रहा है कि इस बार लोकसभा से भी लड़िएगा। पिछला बार सिर्फ 2019 में हम लोग लोकसभा नहीं लड़े थे। उससे पहले जितना हुआ सभी लोकसभा में जब से मासस बना है तब से मासस लड़ रही है। पिछला बार भी हम लोग का यही दृष्टिकोण था कि देश में जो एक शासक है जो अभी धीरे धीरे करके हिटलरशाही की ओर बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग कोशिश किए कि उसको परास्त करने के लिए हम लोग एक मंच पर आए। उस एक मंच में आने पर शुरुआत यदि करना हो तो हम ही लोग क्यों ना करें, इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। इससे पहले हम लोग हर चुनाव लड़े हैं और इस बार भी हम लोग देखें कि समर्थन देने के बावजूद भाजपा को परास्त करने का ताकत कांग्रेस में नहीं है। इसलिए हम लोग इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और मासस ही भाजपा को परास्त करने का काम करेगी। अच्छा, आपका चुनाव मुद्दा क्या क्या रहेगा? क्योंकि सिंधी विधानसभा क्षेत्र में हर एक चीज़ में खाली है। शिक्षा का स्तर में भी देखिएगा तो थोड़ा गिरावट ज़्यादा है, स्वास्थ्य में तो बिल्कुल ही नहीं है। और जैसे कि आपने तो अपने एरिया में एक लाइब्रेरी खोले, लेकिन हर एक पंचायत में भी नहीं हो पाया है। तो आपका चुनाव मुद्दा क्या क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा में सरकारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था निचले स्तर आए और वो व्यवस्थित ढंग से चले, उसको व्यवस्थित करने का काम सबसे प्राथमिकता में हम लोग का होगा। निजी स्तर पर छोटा रूप में जितना हम लोग कर पाते हैं वो करते हैं, वो प्रयास जारी रहेगा। पहले भी हम लोग शुरुआत जब मासस बना तब से भी कहीं यदि पानी का ही है तो ज़रूरत पड़ा तो चेक डैम बनाने का काम किया, श्रमदान से स्कूल बनाने का काम किया। तो ये निजी जो अपने स्तर पर लोगों को इकर के करने का है, ये तो चलता रहेगा। कहीं लाइब्रेरी का ज़रूरत है तो लाइब्रेरी हम लोग बनाने का ही करते हैं। लेकिन सरकार में जो है उसको व्यवस्थित यदि करें तो सारा समस्या का समाधान वही है और लोग इससे दूर जा रहे हैं। इससे लोगों को जोड़ के रखने और समस्या समाधान का एकमात्र रास्ता वही है। यदि लोगों को सरकारी अस्पताल में इलाज मिले तो निजी अस्पताल में क्यों जाएंगे? ये लोग उसके लिए माने एक संगठित रूप से अपना हक अधिकार के लिए आंदोलित नहीं है, जिसका परिणाम से कोई लोक लुभावन नीति पॉलिसी और झुंझुना लेकर सरकार आती है और उस झुंझुना और का ही में लोग छले जाते हैं। छलने का काम होते आया है। कभी आयुष्मान भारत के नाम पर आ गया तो कभी कोई जिसका सब हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलता है और सरकारी अस्पताल में भी इलाज के लिए देखा नहीं जाता है। तो ऐसे सारे जो बुनियादी चीज़ हैं, इन बुनियादी चीज़ों का लाभ लोगों को मिले, ऐसा व्यवस्था बनाने के लिए लोगों को हम लोग माने तैयार करेंगे। लोगों को इसके लिए माहौल बनाने का ही काम करेंगे कि लोग इसके लिए आंदोलित हो। ऐसा व्यवस्था माने जिसके जो सरकार का दायित्व है वो दायित्व सरकार पूरा करे, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। बड़ा अच्छा बात बोले। लेकिन और एक बात जैसे मेरा छूट जा रहा है कि जैसे कि आप अभी चुनावी दो, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तो लोकसभा सीट के लिए किसको मतलब आप लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और विधानसभा के लिए किसको प्रेजेंटेशन कर रहे हैं? ये तो पार्टी के जो ऊपरी कमेटी है, ऊपरी कमेटी तय करती है। इस पर अभी कोई ऐसा मतलब इसकी कोई बैठक नहीं हुई होगी? बैठक हुई है जिसमें चुनाव लड़ने का तय हो चुका है कि हम लोग लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसका कौन ये होंगे ये बाद में तय होता है। अभी उस पर कोई मतलब देख सकते हैं कि अभी उनका जो अंदरूनी बातें हुई है और इनके जो बैठक हुई है वो अभी शेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद आपको सुनने के लिए मिल जाएगा कि लोकसभा से कौन आइडेंटिफाई करेंगे और कौन विधानसभा से करेंगे। और इसी पीछे एक कड़वा सवाल है कि लोग हमेशा कहते हैं कि मार्क्सिस्ट एक ऐसा पार्टी है जो कि नेपोटिज्म को पाल के रखा है। क्या ये भी बात सही है क्या? हमको तो नहीं लगता है कहीं नेपोटिज्म में।
जैसे कि लोगों का कहना है कि कभी कहते हैं कि एक ही जो थे जो बिहार में सम्मिलित थे तब भी वह उस सीट से लड़े हैं और आज भी लड़ रहे हैं और अभी नाम उनका बेटा का आ रहा है, तो क्या ये बात भी सही है? क्योंकि आप उनके बेटे जी भी हैं और ये सवाल जनता में काफ़ी आता है। ये लोगों की चाहत है, लोग यदि चाहते हैं तो वो इतना दिन से चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोगों का एक विश्वास है उन पर, और हर बार हर चुनाव में देख रहे हैं कि विश्वास बढ़ते जा रहा है। जो मतों का भी यदि देखें तो हर बार उनके प्रति विश्वास बढ़ा है। तो इसके लिए वो हर बार ही कर रहे हैं, लोगों के आग्रह पर ही लड़े हैं। यदि उनका ऐसा ही रहता तो वो कभी विनोद बाबू के लिए सीट नहीं छोड़ते। ये तो सच्चाई है कि उस टाइम छोड़ा गया था, लेकिन उस टाइम बिहार था, बट अभी झारखंड हो गया। झारखंड में अभी खनिज संपदा 40% यहीं के है और यहाँ डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो अभी युवा जाग हैं, युवा जान रहे हैं कि कौन छनने का काम करे, कौन ठगने का काम करे और कौन साथ में रहेगा। जब बिहार था तब यहाँ खनिज संपदा नहीं था, ऐसा भी बात नहीं है। तब भी खनिज संपदा यहाँ था और आज भी खनिज संपदा है। और बिहार में जो दिए एक मिसाल पेश किए वो पूरे झारखंड में नहीं है। शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, उनके लिए अपना किसी ने सीट नहीं छोड़ा। झारखंड बनने के बाद का ये है। तो यदि वो मिसाल उस समय बिहार, तत्कालीन बिहार में यदि वो मिसाल का अभी महत्व नहीं है तो शिबू सोरेन जी के टाइम ये झारखंड में क्यों नहीं हुआ? अच्छा, बात बात में बड़ा आप शिबू सोरेन का नाम ले रहे हैं। अभी शिबू सोरेन का सरकार है, ना युवाओं को रोजगार मिल रहा है ना कुछ है, तो फिर आप कैसे उनको बोल सकते हैं कि अच्छे आंदोलनकारी रहे या अच्छा रहे? वो भी तो एक परिवारवाद में ही आ जा रहा है, नेपोटिज्म का ही वो भी शिकार है। कहीं सीता सोरेन तो कहीं हेमंत सोरेन तो कहीं शिबू सोरेन, सोरेन ही सोरेन दिख रहा है। और कहने के जब लड़ाई लड़ें तो आप लोग लड़ें, विनोद बिहारी महतो को पुरोधा मार रहे हैं तो वह जेएमएम का बोल सकते हैं कि न्यू रखने वाला हो गया। और अभी छड़ने का काम देखा जाए तो कुर्मियों में बढ़ चढ़ के चल रहा है अन्य, और देखा जाए तो एक दूसरे जाति पात में बांटने का काम कर रहा है। कभी कहते हैं कि हमें कुर्मियों का वोट नहीं चाहिए, इस तरह का बातें। आखिर क्यों? जब उनका सोच एक है, सब है, तो आखिर विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? और अभी ईडी का छापा भी भर भर के मारा जा रहा है। नहीं, उनका राजनीतिक या पॉलिटिकल पार्टी के संबंध में हम कुछ ही करना नहीं चाहेंगे, लेकिन जहाँ तक आप संतुष्ट है? जहाँ तक उनका ये का सवाल है कि उनका पारिवारिक लोग राजनीति में हैं, तो ये राजनीति में जो आते हैं कोई ऑथराइज कर दिए तो वो बन गए, ऐसा भी नहीं है। और उनका कोई पारिवारिक सदस्य राज्यसभा में नहीं गया कि जो जीते हुए लोग को आदेश दे दिए उन्होंने जिता दिया, ऐसा भी नहीं हुआ। वो चुनाव में आते हैं, 5 साल में लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में वो लोग आते हैं, तो इसको पारिवारिक हम नहीं मान सकते हैं। यदि ऐसा होता अमित शाह का बेटा जैसे ये है, उस हिसाब से यदि कोई आता तो फिर लगता कि नहीं, चलिए यहाँ परिवार के लोगों को ही किया जा रहा है। वैसा हम ये नहीं है। चुनाव से लोग जीत के आते हैं, इसलिए पारिवारिक ही बोलना हमको माने सूट नहीं करता। यदि वो जो प्रक्रिया है, जो प्रावधान है, उस प्रक्रिया प्रावधान से परे वो यदि क्यों ना लोग कहेंगे चांदी का चम्मच लेकर पैदा हो रहा है और सीट में खड़ा हो रहा है, तो बात तो होगी, बात तो बनेगी। जब हेमंत सोरेन जी का जन्म हुआ था तो शिबू सोरेन जी दर दर भटक रहे थे। उस समय ना वो विधायक थे ना सांसद थे। तो ये कहना भी हमको उचित नहीं लग रहा है कि चांदी का चम्मच से उपयोग किए हैं वो, या उनका घर वाले वैसा ही दिए हैं। वो भी एक तंगी झेले हैं बचपन में। उसके बाद भले वो सांसद बने, लोगों ने उनको सांसद बनाया, विधायक बनाया, तो फिर उसके बाद भी जो प्रक्रिया है चुनाव का, उस प्रक्रिया के माध्यम से ही वो आए, ऐसा ही नहीं है। माने कहने के लिए अब राजनीतिक प्रोपेगेंडा यदि खड़ा करना है तो कुछ भी बोल के खड़ा किया जा सकता है, उसमें कहीं रोक टोक नहीं है। अच्छा, जेएमएम का इतना ही अच्छा सोच है तो ना शिक्षा को बेटर बना पाया, ना स्वास्थ्य को बेटर बना पाया, ना रोजगार दे पा रहा है, कहीं पे तो नहीं बात हो रही है। तो क्या वो झोली भरने का काम कर रहे हैं? ये समझने की ज़रूरत है। जो बोलते हैं और बोलने का जो करने का प्रक्रिया को यदि देखें तो पूर्ण रूप से जेएमएम की ये सरकार नहीं है। उनके सहयोगी भी हैं, सहयोगी का भी कुछ ये होता है। और जो खींचतान हम लोग पूरे जो 4 साल देख रहे हैं सरकार के खिलाफ में, उसके
ये में जो हम लोग देख रहे हैं उसमें जो उसी चीज़ को एक राजनीतिक जो अस्थिर करने का जो प्रयास हो रहा है, इस प्रयास के चलते नीतिगत रूप से वो निर्णय हो सकता है कि नहीं हो पा रहे हैं, रोजी रोजगार का उतना नहीं हो पा रहा है। फिर भी अब तक जो नहीं हो पाया, 75% का कानून तो लाया गया, वो अभी हम लोग के बीच में है। अब उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करने का ऐसा प्रावधान बने, जो ऐसा दंड उस पर निर्धारित हो जो लागू हो। ऐसे और भी नया नया कानून आए, उस कानून को हम लोग के लिए पूरे राज्य में एक माहौल बनाए कि हम लोग का हित में ऐसा कानून बने। अच्छा, नव वर्ष में हमारे व्यूवर्स और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? 2024 नव वर्ष व्यूअर्स और युवाओं का संघर्ष का वर्ष है। आप संघर्ष के लिए तैयार रहें। एक माहौल निश्चित रूप से युवाओं ने झारखंड में बनाया है, उस माहौल को 2024 में ही आपको ही करना है। यदि नवनिर्माण की दिशा में आप नहीं बढ़ पाए तो निकट भविष्य में हमको नहीं लगता है कि झारखंड का नवनिर्माण के लिए फिर से ऐसा खड़ा हो पाएगा। थैंक यू जोहार, आप सारा बात सुने और एक ग्राउंड रिपोर्टिंग था और पहली बार इनसे वार्तालाप हुई इस तरह का लंबे स्तर पे। फिर कभी मुलाकात होगी तो फिर इस तरह का बातों से रूबरू होते रहेंगे। तो बने रहे हमारे BA न्यूज़ वाला में, और आगे के खबरों के लिए हमें यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और कमेंट भर भर के कीजिएगा। धन्यवाद।